हेलो किच्चू, कैसे हो? आई होप मेरा सारा किच्चू लोग अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बेटा मेहनत करते रहने का एंड पढ़ाई करते रहने का। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं DPP2 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि किस फेज में सेल साइकिल के हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। ठीक है बेटा, हिस्टोन तुम कहाँ पढ़ोगे? जब तुम क्लास 12th में तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा है, वहां पे डीएनए पैकेजिंग में पढ़ा है। डीएनए पैकेजिंग में आपने पढ़ा है यूकैरियोट्स के डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वहां आपने क्या पढ़ा है यूकैरियोट्स में कि हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक प्रोटीन होता है जिसपे जो ऑक्टोबर बनाता है, और उसी ऑक्टोबर पे हमारा डीएनए का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रैप करता है, और ये कंप्लीटली न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इससे पहले क्या फिर पढ़ा है कि हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन कब होता है? डीएनए और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है बेटा? एस फेज में होता है। किसमें होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा बेटा। जिस 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 फेज में उसका डुप्लीकेशन होगा, उसी फेज में ना उसकी पैकेजिंग होगी, क्योंकि डीएनए में उस जो हमारा क्रोमोसोम क्रोमैटिन है, जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग है, उसे 10⁻⁻6 साइज के डीएनए में एडजस्ट करना है, न्यूक्लियस में एडजस्ट करना है। तो वहां पे वो आपने पढ़ा पढ़ा भी होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो वो कंप्लीटली खुलता नहीं है। एक यूकैरियोट्स में कई यूनिट्स में, छोटे छोटे मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट्स में खुलता है, जिसे हम रेप्लिकॉट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ पोर्शन खुलता है जहां पे रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा डीएनए का, और बाकी पोर्शन क्या होता है? कंडेंस रहता है, यानी पैक्ड रहता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस बेटा किसमें होता है? हमारे एस फेज में। ये प्रोटीन है, याद रखना। जनरली हम पढ़ते हैं कि G1 और G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन हिस्टोन का जो सिंथेसिस होता है वो हमारा एस फेज में होता है। हिस्टोन का, डीएनए का और सेंट्रियोल का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक डिप्लॉइड सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 32 दिया हुआ है। ठीक है, मेटाफेसिक प्लेट में देखो, अभी क्या है, ये हमारा सेल है। बेटा डायग्राम का बेसिक फंडा समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये हमारा मेटाफेसिक प्लेट होता है। जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आकर के अलाइन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटा फेसिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेसिक प्लेट में अभी जब क्रोमोसोम अलाइन करते हैं, तो ये चीज याद रखना कि अभी तक सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं होते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी चेंज नहीं होगा। मेटाफेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही होगा जितना डिप्लॉयड सेल का है, क्योंकि राइट नाउ हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। एम फेज में के माइटोसिस में, एम फेज के बेटा फेज। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? तो अगर 32 क्रोमोसोम नंबर था इस डिप्लॉइड सेल का, तो मेटाफेसिक प्लेट में 32 क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन में अलाइन करेंगे और मेटाफेसिक प्लेट बनाएंगे। कितने बेटा? 32 के 32। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बेटा, in a diploid cell, if with 32 chromosome, number of chromosomal fiber or spindle fiber attached to chromosomes are, देखो ठीक है, अभी क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा एक क्रोमोसोम है जो कि अलाइन है किसमें? अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेटाफेसिक प्लेट पे। ठीक है, इक्वेटर पे अलाइन है, तो ये हमारा मेटाफेसिक प्लेट बना रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना? अब क्या मैं बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का ये पोर्शन हमारा क्या है? सेंट्रोमियर है। इस एक क्रोमोसोम में
दो क्रोमैटिड्स हैं, देयर आर टू क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम एक है लेकिन दो क्रोमैटिड्स हैं, और ये क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें आपका जो यहाँ पे एक डिस्क होता है, ठीक है, ये जो होता है काइनेटोकोर होता है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोल जो होता है वो स्प्लिटर फाइबर डेवलप करता है, और इस काइनेटोकोर से हमारा क्या होता है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, यानी एक क्रोमोसोम से देखोगे तो एक ये और एक ये। तो याद रखना जब हम मेटाफेसिक प्लेट की बात करते हैं तो इस टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक होता है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड दो होता है, और एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोमल फाइबर या दो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है बेटा, याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो रीजन है कि दो ऑपोजिट वे में उसे खींचा जाएगा तो सेंट्रियोल बीच से स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड हमारी एनाफेज में सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ से हमारे एनाफेज में सेपरेट हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये एक होगा, एक इस साइड होगा, ठीक है, दोनों ऑपोजिट पोल पे हमारे सेंट्रियोल रहते हैं, ठीक है, जो जहां से हमारा एस्ट्रल लेयर डेवलप होता है और वो खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 32 क्रोमोसोम है तो स्प्लिंडर फाइबर कितने होंगे, बेटा मैंने बोला एक का दो होगा तो 32 इंटू 2 कर लेंगे, है ना, मैंने यही बोला ना, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम का, ये हमेशा याद रखना बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए कि मेटाफेज में या प्रोफेज में एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, तो क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स होते हैं, और मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर से वो ज्वाइन होता है तो एक क्रोमोसोम का टू स्प्लिंडर फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर लिख रही हूं मैं यहाँ पे, से अटैचमेंट होता है। तो 32 इंटू 2 करेंगे बेटा कितना आएगा 60, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, in which phase of cell cycle amount of DNA constant at 4C level, बेटा हमने पढ़ा है सेल साइकिल की बात करते हैं तो दिस इज आवर G1 phase, S phase, G2 phase, ठीक है, एंड दिस इज आवर M phase, है ना, यही है सेल साइकिल। हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारा जीवन फेस होता है यहाँ पे डिप्लॉइड सेल का, ठीक है, तो अमाउंट जो होता है वो 2C होता है। एस फेस में हमारा डुप्लीकेशन होता है यानी 2C कन्वर्ट हो जाता है 4C में, G2 में 4C होता है, और M फेस में 4C से फिर डॉटर में कन्वर्ट होके 2C होता है, ये हमें याद रखना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कांस्टेंट, देखो अब यहाँ पे बच्चा दो जगह कंफ्यूज हो गया, आप लोग दो जगह कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम 4C तो आपकी मैम 2C से 4C तो S में ही बन गया, और दूसरा M फेस में देखो 4C से 2C बन रहा है, यानी 4C वहां पे भी है, और S फेस में M फेस में भी 4C है और S फेस में भी 4C है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है हमारा कांस्टेंट। अगर तुम एस फेस और एम फेस को देखोगे बेटा तो एम फेस और एस फेस में तुम्हें ट्रांजिशन दिख रहा है, एस फेस में 2 फेस से 4 फेस में आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, और एम फेस में 4C से 2C पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट G2 फेस इस केस में ये कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट टर्म यूज कर रहा है दैट मींस हम यहाँ पे सिर्फ G2 को मार्क करेंगे, क्योंकि M और S फेस में दो फेजेस के बीच में चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, तो वी विल गो फॉर G2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which phase of cell cycle tubulin protein synthesis occur for spindle, ठीक है बेटा, ट्यूबलिन वो प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में मदद करती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्पिंडल फाइबर की प्रोटीन आपकी एनसीईआरटी में आप देखोगे कि G2 के बारे में लिखा हुआ है कि G2, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या लिखा हुआ है बेटा कि G2 फेस में वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन
आर synthesized, ठीक है, which are used for mitosis, which are used for mitosis, ठीक है बेटा, याद आया, ठीक है। तो माइटोसिस, अभी मैंने बोला ट्यूबुलिन क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में बेसिकली यही होगा ना, सेल डिविजन में स्पिंडल फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये कौन से उसमें डेवलप होंगे बेटा, G2 में। G1 में भी प्रोटीन डेवलप होते हैं, बट यहाँ पर ट्यूबुलिन जब स्पेशली मेंशन रहेगा तो यू विल गो फॉर G2। चेंज विच नॉट अकर इन मेटाफेज, इनमें से कौन सा चेंज मेटाफेज पे अकर नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बेटा। कौन सा चेंज मेटाफेज में अकर नहीं होता, क्वेश्चन ये है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, यस बेटा, सबसे क्लियरली हम प्रीवियस डीपीपी में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट कंडेंस्ड माइक्रोस क्रोमोसोम कब होता है, मेटाफेज में, और स्टडीड इसी फेज में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में सबसे क्लियर विजिबल होता है मेटाफेज में। काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल, बेटा अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने ये डील किया है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, बेटा सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एनाफेज में सेपरेट होता है, मेटाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होती, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज में सेम रहता है जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का रहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट आगे बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, एस्ट्रल स्प्लिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज विजिबल इन विच सेल। देखो बेटा याद करो, आप क्लास 9-10 से पढ़ रहे हो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस। तो आपने क्या पढ़ा है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, पता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारे जो प्लांट सेल है इसमें एस्ट्रल स्प्रे नहीं डेवलप होता, ये भी एब्सेंट होता है, ठीक है। और याद होगा बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट में जो डिविजन माइटोसिस का होता है उन्हें एनेस्ट्रल कहते हैं, क्या कहते हैं, एनेस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर कब दिखेंगे, किस में दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। तो सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है बेटा, सेंट्रियोल हमारा प्रेजेंट होता है एनिमल सेल, किसमें होता है, एनिमल सेल में। और यही बात है कि एनिमल में हमने क्या बोला था, एम्फी एस्ट्रल पाया जाता है, एम्फी एस्ट्रल पाया जाता है, एम्फी एस्ट्रल पाया जाता है, ठीक है। एम्फी मतलब दोनों ऑपोजिट पोल पे सेंट्रियोल होते हैं और उस सेंट्रियोल से एस्ट्रल रे डेवलप होते हैं और उसी को हम एस्ट्रल कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज एम्फी एस्ट्रल। तो अब हमें बस यहाँ पे यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एनिमल सेल का है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑफ डाइकॉट, बेटे डाइकॉट प्लांट किंगडम का क्लास है, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स जो है उनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जिसमें दो कॉटिलेडन सेल उन्हें डाइकॉट बोलते हैं। तो ये प्लांट सेल की बात होगी। लैटरल स्टेम ऑफ डाइकॉट, ये भी प्लांट सेल की बात हो गई बेटा। वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल के सेकेंडरी ग्रोथ में जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जो हमारा डी डिफरेंशिएशन शो करता है। याद करो बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो यानी बेसिकली प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ग्रोथ थ्रू द लाइफ होती है, ओपन ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। यानी पहला थिंग प्लांट्स का है और प्लांट्स में एस्ट्रोस्पिंडल नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। स्टेम सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल से, तो एनिमल में पाया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल हैप्लॉइड सेल अंडरगो माइटोसिस
have 2C DNA। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हेप्लॉइड सेल की बात कर रहा है। अब कई बच्चा डिप्लॉइड से कंफ्यूज हो जाएगा। बेटा उस टाइम जब मैंने बनाया था तो वो एक डिप्लॉइड सेल की बात थी। किसकी थी? डिप्लॉइड सेल की बात हो रही थी। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं G1, S, G2 एंड M1 हेप्लॉइड सेल। तो हेप्लॉइड सेल में याद करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, जिसके कारण डीएनए कंटेंट भी हाफ होगा। तो यहाँ पे जो अबाउट रिप्रेजेंट होता है वो सी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे n है तो c से रिप्रेजेंट हो रहा है। डिप्लॉइड सेल में 2n था तो 2c से रिप्रेजेंट होता है। इस केस में c अबाउट हो जाएगा, इस केस में c से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2c में। इसमें ये 2c रहेगा और इसमें आपका 2c से फिर से c में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बेटा? क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं पूछूं 2c, यानी बेसिकली अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम कांस्टेंट ही लेंगे। तो 2c डीएनए कंटेंट हमें किस में देखने को मिल रहा है बेटा? G2 में। सो वी विल गो विद G2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which phase chromosome with two chromatid first appear? बेटा एनसीईआरटी की लाइन देखोगे, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर तुम प्रोफेज वाला टॉपिक देखोगे तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो हमारा 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, इवेंट कैरेक्टरिस्टिक इवेंट ऑफ प्रोफेज, उसमें जो पहला पॉइंट दिया है बेटा, उसमें दिया है कि जो क्रोमोसोम्स है, जब हम प्रोफेज में क्रोमोसोम को देखेंगे तो वो कंपोज्ड होते हैं। किससे कंपोज्ड होते हैं? कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स, टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर, attached together at the centromere, centromere। ठीक है, यहाँ पे पैकेजिंग कम हो रही है, थ्रेड लाइक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे हमें क्या है? ये हमारा सेंट्रोमियर है और हमारा ये क्या है बेटा? एक क्रोमैटिड, दूसरा टू क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के टू क्रोमैटिड्स। तो कंफ्यूज मत होना, हमारे मेटाफेस में वो कंडेंस दिखता है तो आराम से हमें चेकआउट करने में लगता है, लेकिन एक्चुअली क्रोमैटिड्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारा प्रोफेस से ही हो गया है। सो द करेक्ट आंसर राइट का कितना हो, क्या होगा? प्रोफेस। बेटा ये बच्चे सबसे ज्यादा एरर करते हैं, वो मेटाफेस मार्क करते हैं। मेटाफेस में नहीं, क्रोमैटिड हमें प्रोफेस से ही दिखता है। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है इवेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच फेज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट? अभी बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होती है? एनाफेज में। ये हमारी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है, ये अटैच हो जाती है स्प्लिंटर फाइबर से। यहाँ पे एक स्प्लिंटर फाइबर से अटैच हो गई, यहाँ पे एक स्प्लिंटर फाइबर से अटैच हो गई। फिर क्या होता है? ये बीच से यहाँ से सेपरेट होती है और दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मुड़ने लगती है। और ये सब कब होता है? एनाफेज में। ये सब कब होता है बेटा? एनाफेज में। क्योंकि मेटाफेज में तो वो कहाँ था? इक्वेटोरियल प्लेट में। ठीक है, जब पोल की तरफ उनको क्या करा जाता है? पुल किया जाता है, तभी वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट होती है और दोनों डॉटर सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाती है। ठीक है बेटा, जो आगे चल के क्रोमोसोम की तरह काम करेगी यू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फेज क्रोमोसोम आर क्लियरली? बेटा अब ये क्वेश्चन तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अब तो रट जाना चाहिए। सबसे विजिबल किस फेज में होता है? बेटा फेस में सबसे विजिबल होता है, याद एकदम टिप पे होना चाहिए। इन विच फेज स्प्लिंटर फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम? अभी ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया, किस फेज में था? इक्वेटोरियल प्लेट में जब वो आता है उसी टाइम वो अटैच होता है स्प्लिंटर फाइबर से। तो इक्वेटोरियल प्लेट में वो किस पे आता है बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट में कब आता है? इक्वेटोरियल प्लेट में जब आता है तभी वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से वाया काइनेटोकोर। ठीक है, तो दैट इज इन मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इन्वर्टेड वी शेप क्रोमोसोम अपीयर इन डैश। बेटा हमने पढ़ा है ना, एनाफेज में क्या होता है? ये पुल करता है, ये हमारा है
तो जिसके कारण क्या होता है, ये इस तरह के शेप बना देता है ना, है ना। ये एक साइड से एक्चुअली होता क्या है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ से सेंट्रोमियर को पुल कर रहा है, तो ये लैग भी जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो लैग बिहाइंड हो जाते हैं, लैगिंग हो जाते हैं। लैगिंग होने के कारण ये किस तरह का शेप शो करते हैं बेटा, वी शेप। और ये पुलिंग कब होती है, मूविंग टुवर्ड्स द पोल कब होता है, इन एनाफेज। कब होता है बेटा, इन एनाफेज, मूविंग टुवर्ड्स द पोल। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर विल बी एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोसिस विच इज द लॉन्गेस्ट फेज। बेटा ये आपके टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, कंसेप्ट को बेटा समझना है। अगर मैं सेल साइकिल की बात करती हूँ तो सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज। 95% जो ड्यूरेशन होता है वो इंटरफेज का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइटोसिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माइटोसिस की, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एम फेज, ठीक है। तो एम फेज में अगर मैं बात करूं तो एम फेज में क्या होता है, प्रोफेज होता है, बेटा फेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारा प्रोफेज होता है, ठीक है। और हमारा देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ में बेटा फेस लिखा रहता है, कुछ में टेलो फेस लिखा रहता है, ठीक है। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बेसिकली हम यहाँ पे इसको कहेंगे, ये तो एकदम क्लियर रखना याद कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारा प्रोफेज होएगा और सबसे शॉर्टेस्ट फेज, इसमें माइटोसिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। सबसे शॉर्टेस्ट फेज जो रहेगा वो हमारा एनाफेज रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोफेज, बेटा फेज, टेलोफेज एंड सबसे शॉर्टेस्ट हमारा एनाफेज है। दिस इज लॉन्गेस्ट फेज एंड दिस इज योर शॉर्टेस्ट फेज। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट फेज होगा, तो क्या होगा बेटा, प्रोफेज। क्या होगा, प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, lose its identity and convert into chromatin, यानी किस फेस में क्रोमोसोम, देखो हमने पढ़ा है कि जब एम फेस होता है तो बेसिकली वो मोस्ट कंडेंस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर वो लूज हो जाता है और लूज होके फिर से क्रोमैटिन फॉर्म में बन जाता है। और ये बेटा कब होता है, ये हमारा टेलोफेज होता है। कब होता है बेटा, टेलोफेज होता है। अब ये कहाँ पे तुमने देखा होगा, आपने देखो वहां पे क्या, आपने जब टेलोफेज का इवेंट देखा है तो उसपे एक लाइन लिखा है, फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ पूरी तरह से मूव कर जाते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। एनसीईआरटी ने जो टर्म लिखा है वो लिखा है देयर आइडेंटिटी, देयर मतलब क्रोमोसोम की, देयर आइडेंटिटी ठीक है, is lost as discrete element, discrete element, ठीक है बेटा। ये चीज जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्वेश्चन उसी का सिंपल वर्ड बोल रहा है, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि क्रोमोसोम जब टेलोफेज में उसके क्लस्टर जो होते हैं वो जो अभी कंडेंस थे वो फिर से डीकंडेंस हो जाते हैं और लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्क्रीट एलिमेंट थ्रेड लाइक लूज स्ट्रक्चर, जिसका नाम हमने क्या दिया था बेटा, क्रोमैटिन। क्योंकि टेलोफेज के बाद अब ये साइटोकिनेसिस फाइनली शो करेगा, साइटोकिनेसिस करने के बाद ये वापस से इंटरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। और इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूज स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्लियर बेटा। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है, इसी लाइन को इस क्वेश्चन में इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट, a disc shaped structure appear on centromere is made up of, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
कि आपके पास जो स्मॉल दिस शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये जो काइनेटोकोर है इसका काम क्या है, ये साइट फॉर अटैचमेंट, साइट फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ स्प्लिंटर फाइबर, एसएफ का मतलब स्प्लिंटर फाइबर, ठीक है, का काम करता है। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये जो हमारे काइनेटोकोर्स होते हैं बेटा, ये किससे बने होते हैं, ये हमारे काइनेटोकोर्स केमिकली प्रोटीन से होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, प्रोटीन से बने, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, in which phase endoplasmic reticulum and Golgi body disappear, disappear किस फेज में होगा बेटा, एनसीईआरटी में जब हम प्रोफेज पढ़ते हैं तो प्रोफेज का लास्ट लाइन, प्रोफेज जहां पे दिया हुआ जिस टॉपिक पे, उसका लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि जब एंड ऑफ प्रोफेज होता है तो जब उस टाइम अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम अपने सेल को, तो उस टाइम हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जैसे चीजें नहीं दिखेगी, वो सब क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या क्या डिसअपियर हो जाएगी, गोल्गी अपैरेटस, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एंड ऑफ प्रोफेज में, एंड ऑफ प्रोफेज में डिसअपियर, डिसअपियर, ठीक है बेटा। क्या होगा इसका आंसर, प्रोफेज, नॉट अर्ली। प्रोफेज को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पर अगर बेटा आप फिगर देखोगे 10.2, उसमें आप डायग्राम में देखोगे लेट और अर्ली दोनों दिया गया है। तो लेट प्रोफेज में, इसमें लेट प्रोफेज में ये सारी चीजें होती है, लेट प्रोफेज में, ठीक है। हमारा अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, वो डिसअपियर हो चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन विच फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीट, किस फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीट होता है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ये आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, बेस्ट स्टडीड कब होता है, सबसे ज्यादा कंडेंस कब होता है, और कंप्लीट, ये तीनों क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तीनों का आंसर एक है। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन को मल्टीपल वे में कैसे पूछा जा सकता है, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रट के हम चीजों को कंपाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट इन टाइम, बेटा आप तो मुझे इसे बताना नहीं होगा, इंटरफेस सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और अगर मैं बात करूं एम फेज में, तो एम फेज में सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेज होता है, फिर हमारा बेटा फेज होता है, फिर टेलोफेज, और सबसे शॉर्टेस्ट हमारा एनाफेज होता है। सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, एनाफेज। इंटरफेस का पार्ट है G2, तो वो तो शॉर्टेस्ट नहीं होता, G1 G2 और एस फेज, ये दोनों इंटरफेस के पार्ट है, तो ये दोनों तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है एम फेज से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ये 95% ड्यूरेशन पे होते हैं और एमफेस सिर्फ और सिर्फ 5% होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्प्लिंटर फाइबर इन प्लांट इज मेड अप, जो स्प्लिंटर फाइबर होता है वो किससे बना होता है, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में प्रोफेज में अगर आप एक लाइन देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो आपको लग रहा होगा, बट आपको मैं दिखा दूं, एक एक वर्ड बता देती हूँ, ये सारा कुछ एनसीईआरटी का ही है, सर जितना भी पढ़ाते हैं नोट्स में वो सब एनसीईआरटी का ही वर्ड होता है, उसके आगे पीछे को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, क्या लिखा है, प्रोफेज के सेकंड पॉइंट में, कि जो हमारी असेंबली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोटिक स्प्लिंटर की, किसकी, सॉरी, माइटोटिक स्प्लिंटर की, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, जो असेंबली बनी होती है वो किससे बनी होती है, माइटोटिक स्प्लिंटर की, वो किससे बनी होती है बेटा, माइक्रो ट्यूब्यूल से,
माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और ये हमारे क्या होते हैं, ये प्रोटीनियस कंपोनेंट होते हैं, ये प्रोटीनियस कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्या आंसर होगा बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनइक्वल साइज ऑफ सेल, अनइक्वल साइज ऑफ सेल इज फॉर्म व्हेन स्पिंडल फाइबर इज, बेटा आपने देखा है स्पिंडल फाइबर का दो होता है, एक सिमेट्री, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के हिसाब से दो होगा, एक सिमेट्री, सिमेट्री के केस में इक्वल साइज सेल मिलता है, और एक होता है एसिमेट्री, इसमें हमें अनइक्वल साइज मिलता है। क्यों ये फॉर्मेशन होता है? बिकॉज प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इस वैक्यूल के कारण अनइक्वल मतलब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा वो अनइक्वल होगा, जिसके कारण एक सेल हमारी बड़ी हो जाएगी और एक सेल हमारी छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह के डिविजन को हम एसिमेट्रिक डिविजन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश फेज ऑफ माइटोसिस, क्रोमोसोम आर इन द साइटोप्लाज्म विद टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड ऑन सेंट्रोमियर। देखो बेटा, याद करो कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था। एनसीईआरटी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते हैं। हमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से समझो कि हमने क्या पढ़ा है। हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें, यह हमारा सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्यों होता है? क्या न्यूक्लियस? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब इसके पास न्यूक्लियर इन्वलप है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाउंड्री है जो न्यूक्लियस के अंदर के चीजों को बाहर से डिफरेंशिएट करेगा। न्यूक्लियस के अंदर में जो पाया जाएगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और कंडेंस मार्क्स जो है वो हमारे न्यूक्लियस है, ठीक है। क्लियर है? हमारा, ध्यान से समझना, हमारा जो क्रोमोजेनेटिक मटेरियल होता है वो इसमें ही पाया जाता है, दिस इज आवर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? लेट प्रोफेस, लेट प्रोफेस, लेट प्रोफेस में क्या हुआ? हमने यही पढ़ा ना कि ये जो हमारा क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप था, ये डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन था ये खत्म हो गया, तो अब हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल आ गया, जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ आ गया? सो ये हमारा कहाँ हो गया बेटा? ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो किसमें हुआ, किसमें आ गया? प्रोफेज, लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज एंड हो गया। प्रोफेज एंड होने के बाद क्या आता है बेटा? मेटाफेज। तो साइटोप्लाज्म, तो ये हमारा कहाँ आ गया? मेटाफेज, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम दूसरा देखेंगे। इन मेटाफेज, दैट इज द फर्स्ट इवेंट। मेटाफेज में फर्स्ट इवेंट क्या होता है? मेटा स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम, ये भी होता है, लेकिन ये फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट इवेंट वही होगा। एक ट्रांजिएंट फेज होता है जहां पे कोई भी चीज कंप्लीटली उस फेज का नहीं होता है और ना ही कंप्लीटली इस फेज का होता है। तो जो उस फेज का, प्रोफेज का लास्ट स्टेजेस होगा ना, वही मेटाफेज का फर्स्ट स्टेजेस इवेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट आपका होगा, और ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, आप इसे आप मेटाफेज वाला देखिएगा तो उसमें फर्स्ट लाइन ही दिया है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप मार्क करता है द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज, स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एनाफेज क्रोमोसोम सेपरेट टू फॉर्म। बेटा एनाफेज में जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं, और वो आगे चल के क्या किसमें काम देते हैं, ये एकदम कंफर्म है, दे एक्ट एज अ डॉटर क्रोमोसोम। तभी तो एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए हैं वो अब न्यू जो सेल बनेगा उसमें एज अ क्रोमोसोम की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसलिए एक्ट एज अ डॉटर क्रोमोसोम। ये हाफ इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेटा ये एनाफेज में हाफ नहीं होता है, ठीक है। इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस, गोल्गी एंड एंडोप्लाज्मिक अपीयर अगेन, यानी रीअपीयर की बात कर रहा है। तो एंड ऑफ एम फेज, और एंड ऑफ एम फेज क्या होता है बेटा? हमारा टेलोफेज। तो टेलोफेज में हमारा क्या होता है? जो गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, उसका पॉइंट ही दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिफॉर्म हो जाते हैं किसमें, हमारे टेलोफेज। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू किड्जू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड मेहनत करते रहने का। थैंक यू किड्जू।